नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करके अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। तो दोस्तों, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। दोस्तों, गुलाम वंश को दास वंश या फिर मुमलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल खेलते समय हुई थी। दोस्तों, चौगान यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसको बोला जाता है पोलो। तो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी किरण है जिसकी भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे कम होती है। तो अल्फा रे की पेनिट्रेटिंग पावर दोस्तों, किसी भी चीज को भेदने की क्षमता वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। और जो सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता या पारगम्य क्षमता होती है, वो होती है गामा रे के अंदर। तो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा रे के अंदर और मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रे के अंदर। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है CDRI और CDRI जो है दोस्तों वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, अभी कोविड-19 के कारण जो CDRI है वो काफ़ी सुर्खियों में आया हुआ है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CDRI की स्थापना हुई दोस्तों 1951 में और प्रेजेंट में जो इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू। जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू और यह कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, द कंट्री वेयर द नेशनल एनिमल इज सैक्रेड काउ। तो किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है वो पवित्र गाय है। तो दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, कौन से देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अभी रिसेंट में इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिफुलेक, इन 3 जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यह तीनों जगह कहाँ स्थित हैं, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ठीक है, और कौन कौन सी जगह हैं आप नाम याद रखेंगे, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक। अगला प्रश्न है, आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। Which state has launched ई-गन्ना ऐप फॉर सुगरकेन फार्मर्स। तो गन्ना किसानों के लिए ई-गन्ना ऐप को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ई-गन्ना ऐप को लॉन्च किया गया है गन्ना किसानों की मदद करने के लिए। दोस्तों, शुगर यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यूपी और सुगरकेन का भी यानी कि गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है यूपी। यूपी की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मडेरका कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो मडेरका कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, मडेरका कप जो है ये फुटबॉल
से संबंधित है। ठीक, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया के इंडिपेंडेंस दिन को कमेमोरेट करने के लिए खेला जाता है। ठीक है, कहाँ खेला जाता है? मलेशिया में खेला जाता है। तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ की करेंसी है रिंगिट। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे जो कि मार्च 2020 में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है मोइनुद्दीन यासीन। क्या नाम है? मोइनुद्दीन यासीन। ठीक है दोस्तों, इस नाम को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है रैंड जार इज द करेंसी ऑफ। तो रैंड कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड है। और जार वहाँ का कोड है। जैसे कि इंडिया के जो करेंसी है वो रुपया है, और रुपये का कोड क्या है? INR, हम लिखते हैं ना INR। तो उसी प्रकार रैंड जो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा है और उसका कोड है जार। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है दोस्तों केप टाउन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा, और करेंसी तो आपको पता ही है रैंड। इन विच स्टेट वॉज द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों तत्कालीन आंध्र प्रदेश और प्रेजेंट में तेलंगाना राज्य में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई 1951 में। और इसके प्रणेता कौन थे, यानी कि किसने स्टार्ट किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आचार्य विनोबा भावे। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 में तेलंगाना से स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार और साहूकार होते थे, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि वह अपनी जमीन का 1/6 यानी कि 6वां हिस्सा जो है वो भूमिहीन और जो गरीब मजदूर हैं उनको दान में दे दे, जिससे कि वो भी कुछ अपना उसमें लगाकर खा सकें और अपना पेट पाल सकें। तो इसे ही बोला जाता था भूदान मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम तेलंगाना। और किसके द्वारा शुरू किया गया? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। और सर्वोदय समाज की स्थापना किन्होंने की? सर्वोदय समाज की स्थापना भी आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द हार्ट इज मेड ऑफ टिश्यूज विच मेक्स इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली, द टाइप ऑफ दिस टिश्यू। तो हृदय लयबद्ध ढंग से क्या करता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आपको पता ही होगा हृदय हमारा लब डब की आवाज करता है। तो यह किस प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है? तो दोस्तों जो हमारा हृदय है वह मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। हार्ट इज अ मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशीय ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में और विश्व में डायबिटीज के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस दिन डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। तो इसीलिए 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हड़प्पन साइट है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। द दीफू पास which is tri-junction between India, Myanmar and China is on the border line। तो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणी जंक्शन पर, जहां पर एक ट्राई जंक्शन बनता है, वहां पर दीफू दर्रा स्थित है। ठीक है, जिसको कि डीफू भी कहा जाता है। वह कौन सी सीमा पर स्थित है दोस्तों? वह है मैकमोहन सीमा पर। जो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, वहां पर जो है एक ट्राई जंक्शन है, वहां पर दीफू दर्रा प्रेजेंट है। और यह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीफू दर्रा कौन से स्टेट में लाई करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आल्प्स माउंटेन रेंज है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, वह किस महाद्वीप में स्थित है, किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत
आती है। तो आल्प्स माउंटेन रेंज दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंदर आती है। कौन से महाद्वीप में आती है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स माउंटेन रेंज, तो उसका नाम है माउंट ब्लैंक। क्या नाम है दोस्तों? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 4808 मीटर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया? तो भारत में जो वेस्टलैंड है यानी कि बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य के पास है? तो दोस्तों जो वेस्टलैंड है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ठीक है, जो राजस्थान का 25% जोग्राफिकल एरिया, 25% भौगोलिक एरिया जो है वो वेस्टलैंड है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली रेगिस्तान पाया जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रबी क्रॉप इज, तो दोस्तों भारत में रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। तो रबी क्रॉप कौन सी हैं? रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको कि विंटर यानी कि जाड़ों में बोया जाता है और वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन में उनको हार्वेस्ट किया जाता है या फिर काट लिया जाता है। तो ऐसी फसलों को बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। दोस्तों भारत में फसल तंत्र के बारे में मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो आपके काफ़ी काम की है। उसमें रबी, जायद और खरीफ के अंदर कौन सी फसलें आती हैं और यह किस महीनों में बोई जाती हैं, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, यानी कि चना। चना क्या है? एक रबी की फसल है। अन्य कौन सी है रबी की फसल दोस्तों? बारले, जैसे कि बारले हो गया, जौ, सरसों, मस्टर्ड, गेहूं, व्हीट और बाजरा, ये सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं, जिनको कि विंटर सीजन में बोया जाता है और स्प्रिंग सीजन में काटा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। तो जो ओजोन लेयर होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में इंक्लूड किया हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है उसकी मोटाई मापने की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो होती है डॉप्सन यूनिट। कौन सी यूनिट होती है दोस्तों? डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाइयों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले कैन्यन का मतलब समझ लो। कैन्यन का मतलब होता है खाई या फिर महाखंड। ठीक है, जो खाई होती है उसे कैन्यन कहा जाता है। दोस्तों गांडीकोटा कैन्यन जो है वो भारत का ग्रैंड कैन्यन कहलाता है। यह गांडीकोटा कैन्यन कहाँ प्रेजेंट है? यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में प्रेजेंट है और इसे कहा जाता है ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया, इसका उपनाम है। ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। इस प्रकार की जो भ्रंश घाटियाँ होती हैं दोस्तों, उन्हें कैन्यन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।